दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना लंदन में रह रहे एक भारतीय परिवार की रहस्यमय तरीके से लापता हो जाने के बारे में। पूर्ण रूप से भारत में रहने वाला ये व्यक्ति अच्छी जिंदगी की तलाश में इंग्लैंड चला जाता है और वहां जाकर बहुत सारी मेहनत करता है, बहुत पैसा भी कमाता है। समय के बाद पूरी फैमिली इंग्लैंड में रहने लगती है और उसकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक से इन 5 लोगों का पूरा परिवार खाने की टेबल से खाना खाते ही लापता हो जाता है। कई महीनों तक जांच चलती है लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। हजारों पुलिस वाले उन्हें तलाश करने में लगाए जाते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं उनकी तलाश करने में। इनके लापता होने की सच्चाई से पर्दा उठता है। जांच के दौरान ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी वजह ये थी क्योंकि उन 5 लोगों के परिवार में 2 छोटे बच्चे भी थे। लेकिन इस घटना की सच्चाई को जानकर आपका कलेजा भी दहल जाएगा। असल ये घटना अमरजीत चौहान और उसके परिवार की है। कुछ साल पहले ही अमरजीत भारत से ब्रिटेन जाते हैं और वहां जाकर बहुत मेहनत करते हैं और इंपोर्ट की अपनी कंपनी खोलते हैं। इनकी कंपनी का नाम था सीबा और वहीं पर रहकर वो नैन्सी नाम की लड़की से शादी कर लेता है और नैन्सी के 2 बच्चे होते हैं। नैन्सी अपने पति अमरजीत और अपने बच्चों के साथ लंदन के पास वाले इलाके में रह रही थी क्योंकि नैन्सी का दूसरा बेटा भी महज 2 महीने का ही था। इसलिए अपनी बेटी की मदद करने के लिए नैन्सी की मां चरणजीत कौर भी उन दिनों लंदन में ही रह रही थी। नैन्सी का एक भाई भी था जो न्यूजीलैंड रहता था। उसका नाम ओमकार वर्मा था और हमेशा की तरह नैन्सी ओमकार वर्मा के पास फोन करती है। लेकिन इस बार वो घबराई हुई थी और ओमकार वर्मा इस घबराहट की वजह पूछता है तो नैन्सी बताती है कि कल अमरजीत ऑफिस गए थे और उसके बाद से घर नहीं लौटे और उन्हें कई बार फोन किया लेकिन वो भी बंद आता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अमरजीत की कंपनी वाले नंबर पर फोन करती है और वहां से नैन्सी को बताया जाता है कि अमरजीत एक अर्जेंट मीटिंग के लिए न्यूजीलैंड चले गए। थोड़ी देर बाद नैन्सी के मोबाइल पर वॉइसमेल आता है। ये वॉइसमेल अमरजीत चौहान का ही था। इस वॉइसमेल में अमरजीत नैन्सी से कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ अर्जेंट काम के लिए न्यूजीलैंड आना पड़ा लेकिन मैं बहुत जल्द वापस तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। मैसेज सुन के तो किसी को भी सुकून मिल जाता लेकिन ये मैसेज सुन के नैन्सी को परेशानी बढ़ गई क्योंकि ऐसे पहली बार हुआ था जब अमरजीत किसी को पहली बार में इंग्लिश में मैसेज किया था। ऐसा से पंजाबी में मैसेज किया करते थे। लेकिन 13 फरवरी 2003 को अमरजीत पहली बार काम पर गए और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए थे। 14 फरवरी 2003 को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने भाई को दी। लेकिन अगले दिन नैन्सी का भाई ओमकार वर्मा नैन्सी को फोन करता है लेकिन उसका फोन भी अगले दिन बंद आने लगता है। कई बार फोन किया लेकिन बंद आया। उधर कंपनी वाले भी लगातार फोन मिलाने की कोशिश कर रहे थे। तक हारकर कंपनी वाले स्थानीय पुलिस को जानकारी देते हैं और बताते हैं कि कंपनी के बॉस अमरजीत 2 दिन से काम पर नहीं आए हैं और उनकी वाइफ नैन्सी चौहान से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके बाद पुलिस टीम सीधे अमरजीत के घर जाती है लेकिन वहां से पता चलता है कि घर पर कोई भी नहीं है, सभी वहां से गायब हैं। अब अमरजीत का पूरा परिवार ही गायब था। लेकिन पुलिस अब ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अचानक से ये सभी लोग कहाँ चले गए। लेकिन अचानक से पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। अमरजीत और उनके पूरे परिवार के गायब होने के बाद कैंथर रेगन नाम का एक व्यक्ति एक लेटर के साथ अमरजीत की कंपनी में आता है। तो उस लेटर पर अमरजीत का सिग्नेचर था और वो लेटर में अमरजीत ने लिखा था, मैं इंग्लैंड से ऊब गया हूँ इसलिए मैं इंग्लैंड को छोड़कर भारत जा रहा हूँ और ये कंपनी अब मैं एक नए मालिक को सौंप रहा हूँ। उस लेटर के साथ पूरा डॉक्यूमेंट भी थे जिस पर कंपनी के नए मालिक की जानकारी और अमरजीत का सिग्नेचर भी था। इस पर पुलिस जांच करवाती है तो पेपर भी सही पाए जाते हैं और पुलिस भी ये मान लेती है कि अमरजीत देश छोड़कर चले गए हैं और पुलिस भी इस केस को काफी धीमी कर देती है। मान चुके थे कि अमरजीत भारत चले गए हैं लेकिन नैन्सी का भाई जो न्यूजीलैंड रह रहा था वो ये सब बातों को सही समझ
नहीं पा रहा था। इस बीच ओमकार वर्मा इंग्लैंड आता है और पुलिस पर लगातार अमरजीत और उसके परिवार को ढूंढने के लिए बोलता, लेकिन पुलिस इस केस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। फिर ओमकार वर्मा कुछ लोगों के साथ पुलिस के खिलाफ एक अभियान शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस एक बार फिर से इस केस के शुरू कर देती है। और अब पुलिस जांच की शुरुआत अमरजीत के घर से शुरू करती है। पुलिस जब घर के अंदर जाती है तो घर की हालात को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये लोग अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। पुलिस जांच कर ही रही थी कि अचानक पुलिस को कहीं से ये पता चलता है कि लंदन में रह रहे अमरजीत के कुछ रिश्तेदारों के पास फ्रांस से ये लेटर आया है और ये लेटर अमरजीत ने खुद लिखा था कि मैं अपने परिवार को लेकर भारत आ गया हूँ। अमरजीत के परिवार को गायब हुए 1 महीना हो गया था। अब ये केस पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड सीरियस को सौंप देती है। स्कॉटलैंड क्राइम इस केस को अपने हाथ में लेकर जांच को आगे बढ़ाती। जांच करते करते के हफ्ते गुजर गए थे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था और उनकी कंपनी को नया मालिक चला रहा था, जबकि कंपनी के पुराने मालिक यानी अमरजीत और उनके परिवार का कोई पता नहीं था। पुलिस इसी कोशिश में लगी हुई थी कि कम से कम ये तो पता चल जाए कि अमरजीत का परिवार भारत पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा। पता करने के लिए इंग्लैंड की पुलिस भारत में भी एजेंसियों से संपर्क करती है और पता चलता है कि अमरजीत भारत में कहीं भी नहीं आए हैं। और अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस केस की गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। लेकिन तभी अप्रैल के महीने में समुद्र के मछुआरों को एक लाश मिलती हो और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि अमरजीत चौहान की थी। इस लाश के मिलने से इस केस ने एक नया रूप ले लिया था, क्योंकि अब तक तो पुलिस यही सोच रही थी कि अमरजीत चौहान कहीं चैन की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि अब तो अमरजीत की जिंदगी ही छीन ली थी। अमरजीत की लाश मिलने से पुलिस हरकत में आती है और सैकड़ों पुलिस कर्मियों को इस केस में लगा देती है। और पुलिस को सबसे पहला शक कैंथर रेगन नाम के व्यक्ति पर होता है, लेकिन पुलिस इन लोगों की कुंडली शुरू करती है तो पुलिस को एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिसे जानकर इंग्लैंड पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल कंपनी पर हक जताने वाला कैंथर रेगन भले ही अभी मासूम और निर्दोष बना हुआ था, लेकिन 1980 में ब्रिटेन में कैंथर रेगन क्राइम की दुनिया का बादशाह हुआ करता था। लेकिन अब वो बहुत ही सीधा साधा आदमी बन गया था, क्योंकि कैंथर रेगन जेल से छूटकर बाहर आया तो वो बिल्कुल बेसहारा था। कैंथर रेगन काम की तलाश कर रहा था। ऐसे में वो अमरजीत की कंपनी में आता है। अमरजीत को कैंथर रेगन पर दया आ जाती है और वो उसे अपनी कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी दे देता है। लेकिन अब अमरजीत चौहान की लाश मिलने के बाद पुलिस कंपनी के मालिक के पास जाती है। पुलिस कैंथर रेगन को हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। पुलिस पूछताछ करती है कि ब्रिटेन छोड़ने से पहले उन्होंने खुद मालिक बनाया था और वो दस्तावेज भी बताता है, लेकिन पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। कैंथर रेगन कुछ भी नहीं बता रहा था और उसके खिलाफ कोई भी सबूत हाथ नहीं लग रहा था। तभी अचानक एक महिला का फोन आता है। आखिर ये फोन किसने किया और उसने फोन पर क्या बताया था उसको मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद पुलिस कैंथर रेगन से पूरी सख्ती से पूछताछ करती है और कैंथर रेगन टूट जाता है। इस घटना में ऐसा खुलासा होता है हर कोई दंग रह जाता है। कैंथर रेगन ने बताया कि अमरजीत की कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी करते हुए अब उसे कुछ महीने बीत गए थे। इसी दौरान उसे पता चलता है कि अमरजीत अपनी कंपनी बेचकर अपने परिवार सहित वापस भारत जाना चाहता है। इसी बीच कैंथर रेगन अमरजीत से कहता है कि वो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति को जानता है जो आपकी कंपनी को खरीद सकता है, क्योंकि अमरजीत इस कंपनी को बेचना चाहता है। इसलिए अमरजीत कैंथर रेगन से कहता है कि तुम उससे मीटिंग करवाओ जिससे इस डील को फाइनल किया जा सके। इसके बाद कैंथर रेगन अमरजीत से कहता है कि वो व्यक्ति मेरे घर पर आपसे मीटिंग करेगा। इस पर अमरजीत कैंथर रेगन के घर जाता है। वहां पर कैंथर रेगन अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर वो अमरजीत को किडनैप कर लेता है और उनसे कई सारे ब्लैक दस्तावेज पर साइन करवा लेता है और साथ ही साथ
पहले से तैयार किए गए ओनरशिप ट्रांसफर पर भी सिग्नेचर करवा लेता है और उसकी पत्नी नैन्सी को एक वॉइसमेल भिजवाते हैं और उसके बाद बड़ी बेरहमी से अमरजीत को मार दिया। लेकिन शुरू में उसे लगा कि केंद्र रेगन ये पेपर लेकर जाएगा और कंपनी में दिखाएगा और मालिक बन जाएगा, लेकिन उसे बाद में लगा कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उनके रहते हुए उनका कंपनी हथियाने का प्लान पूरी तरीके से कामयाब नहीं रहेगा। ये वो अपने एक दोस्त के साथ अमरजीत के घर जाता है और घर के अंदर नैन्सी अपने बेटों और नैन्सी की मां को मारने के बाद ठिकाने लगा देता है। वो साइन पेपर में लंदन छोड़ने का लेटर टाइप करता है। इसके बाद पुलिस इस घटना के हत्यारे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। केंद्र रेगन इन लाशों को एक गाड़ी में डालता है, वो एक फार्म हाउस में दफना देता है और ये फार्म हाउस किसी और का नहीं बल्कि बेल्डना नाम की एक युवती का था। वो वहीं पर आ चुकी थी, उसने ये सब कुछ देख लिया था और वो जो फोन पुलिस के पास आया था वो बेल्डना ने ही किया था और कुछ सबूत भी दिए थे।